हाँ जी, फैसिलिटी लोकेशन वाला हमने देखा ना। ये हो गया ना कल्पना। अच्छा, नए पेज पे आओ, टॉपिक का नाम दो। रिमोट कुठे? ठीक है। हाँ जी, शुरू करें। चलिए, तो इसके शॉर्ट में नोट्स लिख लेते हैं, इसके शॉर्ट में थोड़ा सा समझ में आएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आई इलस्ट्रेशन नंबर 14 पे आ रहा है अपन, रिसोर्स एग्रीगेट प्लानिंग वाला कॉन्सेप्ट है। एबीसी कंपनी डेवलप फोरकास्ट ग्रुप डिमांड पैटर्न वगैरह वगैरह। ध्यान से सुनना, यहां पर हम बात कर रहे हैं, टॉपिक का नाम है रिसोर्स एग्रीगेट प्लानिंग। रिसोर्स एग्रीगेट प्लानिंग। अच्छा, क्या है ये रिसोर्स एग्रीगेट प्लानिंग? देख लेता क्या अपन ने रिसोर्स एग्रीगेट। हाँ, रिसोर्स एग्रीगेट प्लानिंग में याद है आपको, देखा होगा अपन ने कि हम यहां पर सबसे पहले देखो हमने डिमांड फोरकास्ट किया, सेल्स या डिमांड फोरकास्ट किया। सेल डिमांड फोरकास्ट करने के बाद हम प्रोडक्शन पर आए हैं, और अब हम एग्रीगेट रिसोर्स एग्रीगेट प्लानिंग की बात कर रहे हैं, मतलब कितने रिसोर्सेज हमें लगने वाले हैं फॉर प्रोडक्शन। अब यहां पर बेसिकली जब हम यहां पर अभी जो नेक्स्ट सम हम डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली वी कैन कंसिडर टू ऑप्शंस। पहला, आइदर इट इज ऑफ इन हाउस प्रोडक्शन, और दूसरा आउटसोर्सिंग। ये दो ऑप्शन है आपके पास कि आपने अगर प्रोडक्शन करना है, इन हाउस प्रोडक्शन करना है या पूरी तरह से आउटसोर्स करना है। नंबर वन, अगर आप ये सोचते हो कि वी कैन हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कि कुछ लिमिट तक हम प्रोडक्शन करेंगे, कुछ लिमिट तक हम आउटसोर्स कर देंगे, जहां तक हमें पॉसिबल है, हमारे लिए फीजिबल है, हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, उतने लिमिट तक हम प्रोडक्शन करेंगे। ज़्यादा लोड नहीं बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, उतना पार्ट हम, उतना जो प्रोडक्शन होगा, एक्सेस प्रोडक्शन होगा, हम उसे हम क्या कर देंगे, आउटसोर्स कर देंगे। ठीक है, हम उसको क्या करेंगे, आउटसोर्स कर देंगे। तो कितना पार्ट हमने आउटसोर्स करना है, कितना पार्ट हमने खुद प्रोडक्शन करना है, कितना हम डिमांड मीट कर पाएंगे, हमें ये देखना है, नंबर वन। नंबर टू, इन्वेंट्री भी मेंटेन करनी है, तो कितनी इन्वेंट्री मेंटेन करनी है, ये भी हमें इसमें रिसोर्स एग्रीगेट प्लानिंग में समझना है। तो एक बार अगर क्वेश्चन हम देखेंगे तो हमें थोड़ा सा अंदाजा आ जाएगा।
क्वार्टर मतलब क्या, कितने मंथ्स आते हैं क्वार्टर में? क्वार्टर मतलब ये क्या है, ऐसा कौन सा क्वार्टर है? चार। क्या चार? चार क्या? चार क्वार्टर का मतलब क्या है? 3 महीने का एक क्वार्टर। अरे क्वार्टर का बेसिक मतलब 1/4 होता है रे, चार नहीं होता। चार बोले तो फुल हो गया ना, बराबर ना? चार क्वार्टर मतलब फुल, तो 1/4 इज क्वार्टर, बराबर ना? चार मत बोलो, गलत है। तो यहां पर हम क्वार्टर की बात कर रहे हैं, मतलब यहां पर हम पीरियड की बात कर रहे हैं, एंड पीरियड में 1 क्वार्टर इज इक्वल टू 3 मंथ्स, बराबर? सर बट एक साल में तो कितना होता है, कितने क्वार्टर होते हैं एक साल में? 4 क्वार्टर होते हैं, मतलब 12 महीने हुए सर। यहाँ पे तो इन्होंने कितने सारे क्वार्टर्स दे दिए, इतने सारे क्वार्टर देख के कोई कितना खुश हो जाएगा, बराबर है? तो सर बात यह है कि इन्होंने यहां पर डिमांड फोरकास्ट किया है टोटल 2 सालों का, 2 साल का पूरा डिमांड फोरकास्ट कर रहा है इन्होंने। अब यहां पर समझो, ये है डिमांड, ठीक है? ये है क्यूमुलेटिव डिमांड। क्या है ये? क्यूमुलेटिव समझता ना क्या? ये क्या है? इसका टोटल। ये क्या है? इसका टोटल। टोटल टोटल, ये क्यूमुलेटिव डिमांड है, बराबर? अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। The firm estimates that it costs ₹150 per unit to increase production rate at 200 per unit to decrease the production rate. प्रोडक्शन बढ़ाना है तो कितना खर्चा आएगा? 150 रुपए। 200 रुपए खर्चा आएगा टू डिक्रीज द प्रोडक्शन रेट। ₹50 पर यूनिट पर क्वार्टर टू कैरी द आइटम इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, ईओक्यू पढ़ा अपन ने, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट मतलब इन्वेंट्री को कैरी करने का खर्चा। एंड ₹100 पर यूनिट इफ इट इज, अगर हम किसी और को यानी सब कॉन्ट्रैक्ट कर देने के, आउटसोर्स अगर हम किसी करें। कंपेयर द कॉस्ट ऑफ द प्योर स्ट्रेटेजीज। अब ये प्योर स्ट्रेटेजीज क्या क्या है, आइए डिफरेंट प्योर स्ट्रेटेजीज क्या है, हम एक एक स्ट्रेटेजी को नोट डाउन करेंगे और वैसे वैसे उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से सॉल्विंग करेंगे, बराबर? आइए नोटबुक में लिखिए इलस्ट्रेशन नंबर 4, 4 नहीं 14, सॉल्यूशन। हाँ जी, प्योर स्ट्रेटेजीज प्लान 1, पहला प्लान ए, एक्चुअल डिमांड is met by varying the workforce। जिस समय में आपको लग रहा है प्रोडक्शन ज्यादा है, ज्यादा लोग हायर करेंगे। जिस समय में हमको लगता है प्रोडक्शन कम है, उस समय लोग निकाल देंगे। हायर एंड फायर स्ट्रेटेजी। जरूरत है हायर करो, जरूरत नहीं फायर करो, खत्म। इन दिस केस द कंपनी विल फायर workers in case of low demand and hire more workers in case of high demand।
above both decisions involve कॉस्ट एसोसिएटेड। मतलब सर हमने क्या कहा, प्रोडक्शन बढ़ाना है तो ज्यादा लोग हायर करने पड़ेंगे तो खर्चा बढ़ेगा, बराबर है, उधर खर्चा लगेगा। प्रोडक्शन कम करना है तो लोगों को हम निकालेंगे तो खर्चा बढ़ेगा या कम होगा? सर वैसे तो उनके वेजेस का खर्चा कम होगा बट एडिशनल और भी खर्चा लगेगा। ऐसे ही आप हायर एंड फायर पॉलिसी नहीं रख सकते, हायर जब मन किया हायर कर लिया, जब मन किया निकाल दिया। अब फायर करना है तो आपको उसके लिए उनको कंपेंसेशन देना पड़ेगा, उनके रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन देना पड़ता है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, अभी रिसेंटली माय वाइफ इज वर्किंग इन अ कंपनी कॉल्ड एज आईडीपी। आईडीपी नाम की कंपनी है। आईडीपी इट इज ओवरसीज एजुकेशन। ओवरसीज एजुकेशन मतलब जितने भी लोग इंडिया से बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं तो शी इज वर्किंग एज अ काउंसिल ओवर देयर। और उनकी कंपनी में पिछले 2 महीने में 250 एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया गया है। कितने? 250 एम्प्लॉयज को निकाल दिया गया है। मतलब वी आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज फॉर, अगर आप समझेंगे इकोनॉमिक सिनेरियो, तो कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा रिसेशन की तरफ जा रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, दूसरी तरफ ले ऑफ शुरू हुए हैं बहुत सारी कंपनीज में, और तीसरा रियल एस्टेट के प्राइसेस गिर चुके हैं। रियल एस्टेट अगर आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा बिजनेस साइकिल में, बिजनेस साइकिल में कॉन्सेप्ट आता है लीडिंग इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स मतलब जो भी इकोनॉमिक सिचुएशन आने वाली उसके कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट देम एग्जैक्टली बट देर आर सम इंडिकेटर्स। तो इस इंडिकेटर में रियल एस्टेट एक सबसे बड़ा इंडिकेटर आता है। रियल इंडिकेटर, जब रियल एस्टेट गिरना शुरू हो जाता है तो समझ जाना वहां पर रिसेशन आने वाला है। लोगों के हाथ में पैसा खत्म हो रहा है, लोगों की जेब में पैसा खत्म हो रहा है, लोगों के खर्चे कम हो रहे हैं। तो रियल एस्टेट के अगर कंपैरिजन बताओ तो इसी क्वार्टर में, पिछले साल की बात करेंगे तो पुणे शहर में देयर वर 53,000 डील्स। एक क्वार्टर की बात करो, 53,000 डील्स हुए थे, 53,000, 53,000 डील्स हुए थे। एज कंपेयर टू करंट ईयर क्वार्टर, इस ईयर क्वार्टर में सिर्फ 33,000 डील्स हुए हैं, 30 to 32,000। इतनी गिरावट हुई है रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट के प्राइसेस कम होने शुरू हुए हैं धीरे धीरे, और वैसे ट्रांजैक्शंस भी कम हो रहे हैं। तो ये एक प्रकार से दिखा रहा है कि आने वाले समय में रिसेशन है। संभल के चलना ये वाला ईयर, और अगला आने वाला साल 2025 थोड़ी सी कठिनाइयों के साथ गुजरने वाला है, रिसेशन आने वाला है ना। आप लोग प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हो, आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें समझनी जरूरी है। अब यहाँ पर समझो बात ये चल रही थी कि कंपनी में जब उनको ले ऑफ किया है, उनको 2 महीने की सैलरी दे दी बेटे एडवांस में। 2 महीने की सैलरी, बाय बाय जाओ। 2 महीने की सैलरी प्लस एंड अश्योरेंस दैट इन केस इफ वी स्टार्ट हायरिंग बैक यू विल बी द फर्स्ट प्रेफरेंस। ये अश्योरेंस के साथ लोगों को नमस्ते बोल रहे हैं। 2 महीने की सैलरी दे क्या, 2 महीने के आगे आने वाली 2 महीने की सैलरी, भाई ये मंथ किया आपने, ये मंथ की सैलरी प्लस 2 महीने की सैलरी कल से मत आना। 2 महीने की सैलरी, दिस इज कॉल्ड एज रिट्रेंचमेंट कॉस्ट। रिट्रेंचमेंट कॉस्ट मतलब जब आप किसी को ले ऑफ कर रहे हो, निकाल रहे हो, तो ऐसे ही निकालना अलाउड नहीं है। सरकार बैठी है अलग अलग लॉस लेकर, डंडा लग जाएगा कंपनी को। समझ में आ रही बात? तो इसलिए जब आप किसी को निकाल भी रहे हो ना, तो उसको कंपेंसेट करके निकालना पड़ता है, कंपेंसेशन देके निकालना पड़ता है। कंपनी की कोशिश ये चल रही है कि उनके पहचान के थ्रू उनके प्रॉपर एक्सपीरियंस लेटर वगैरह भी दिया जा रहा है, प्लस वो कोशिश ये भी कर रही है कंपनी के जो लोगों को निकाल रहे हैं उनको अगर कहीं और जॉब दिला सके जहां पर वैकेंसीज अवेलेबल है, वहां पर इन लोगों को रेकमेंड कर रही है सीधे कंपनी खुद से कि दीज आर दी पीपल हु वी आर लेइंग ऑफ, यू कैन, एंड वी आर नॉट लेइंग ऑफ फॉर देयर व्हाट यू से परफॉर्मेंस बट फॉर आवर कॉस्ट पर्पस, आवर कॉस्ट पर्पस। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में स्टूडेंट्स के जो एडमिशन्स होते हैं ना यूनिवर्सिटीज में, वो भी गिर चुके हैं, वो भी कम हुआ है। तो वी आर नॉट ओनली वन कंट्री हु इज फेसिंग क्राइसिस, देयर आर मेनी कंट्रीज हु आर फेसिंग क्राइसिस ऑल ओवर द वर्ल्ड। देयर इज अ सिनेरियो ऑफ रिसेशन और क्राइसिस गोइंग ऑन राइट नाउ, करंटली सिचुएशन है। और हमको तो पता ही है ये सारी चीजें जो होती है, इन्फ्लेशन, रिसेशन, ये सारी चीजें जो है दीज आर कंटेजियस। कंटेजियस मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री फैलती है, बराबर है। तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री फैलती है तो फैलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब लेट्स सी आगे अभी सरकार कैसे इन चीज़ों को टैकल करेगी, कैसे नहीं करेगी, वी डोंट नो। बट आने वाला 2025 का साल कठिन जाने वाला है, इतना तो फॉर श्योर है, बराबर। जिसके पूरे मतलब मैं ऐसे प्रोडिक्शन कर रहा हूँ, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता हूँ, तो मुझे आइडिया थोड़ा सा आ रहा है। तो इट कैनॉट बी 100% ट्रू, बट येस
70-75% पूरे चांसेस है अगले साल रिसेशन आने के। आई एम टेलिंग दिस ऑन द बेसिस ऑफ आर करंट मार्केट, जो अभी हमारा करंट मार्केट है। अभी अपने 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड के एडमिशन्स, CMA के एडमिशन्स, इंटरमीडिएट के एडमिशन्स, इनके बेसिस पर। इसके अलावा MPSC UPSC के क्लासेस के तो पहचान के ही अपने आसपास वाले, इनसे जब बातचीत होती रहती चाय वाय पे, तो इनसे बातचीत में पता चलता है, क्योंकि लोग जनरली बात करते हैं। तो अपन जब लोग बात कर रहे हैं अपने बारे में, तो उसका थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ाओ ना आपके, तो आप बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट कर पाएंगे। तो ऑब्जर्वेशन में ये समझ में आ रहा है कि सिर्फ नॉट ओनली इंस्पायर एकेडमी बट मेनी ऑल ओवर दी फील्ड एवरीवन इज फेसिंग क्राइसिस। हर किसी की लड़ाई चालू है, हर कोई मारामारी कर रहा है बच्चों के एडमिशन्स के लिए। मतलब इन शॉर्ट ड्रॉप हुआ है। बच्चे नहीं है मार्केट में, ऐसा नहीं है, बच्चे हैं बट एडमिशन्स नहीं ले रहे हैं। तो देयर माइट बी सम और द अदर रीजन। क्या रीजन हो सकता है मेजर? कौन से माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते? पढ़ाना तो हर कोई चाहता है सर, फाइनेंशियल इशू ही रहेगा सर, बट ऑब्वियस बराबर है। लोगों के ले ऑफ चालू है, जॉब्स कट रही है, कॉस्ट कटिंग के नाम पे सैलरीज कम किए जा रहे हैं, इंसेंटिव्स कैंसिल किए जा रहे हैं, जो क्या बोलते हैं हाइक जो दिया जाता है ना एवरी ईयर, हर साल का हाइक नहीं बोलते उसको, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं, मतलब आप समझे ना, हर साल थोड़ा पैसा बढ़ाया जाता है ना हर साल, इंक्रीमेंट के नाम पे मेहनत का पसीना दिया जा रहा है, मेहनत का पैसा नहीं मिल रहा है, ये हालत हो रही है सर। तो ये जनरल मार्केट में यहाँ पे मेरी वाइफ से जब हम लोग बातचीत करते रहते हैं, तो बातचीत में वो भी बताती है कि हमारे कंपनी में ये चल रहा है, वो चल रहा है। अब उन पुणे एरिया में, पर्टिकुलरली पुणे ब्रांच में ले ऑफ नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम है, तो इसलिए लकीली यहाँ पर कोई ले ऑफ नहीं है पुणे में। बट बाकी ऑल ओवर इंडिया जितने भी उनके सेंटर्स है, सब तरफ ले ऑफ। ऑल ओवर इंडिया में मैं बता रहा हूँ आपको, 250 to 300 पीपल हैव बीन लेड ऑफ इन दी कंपनी, लेड ऑफ। 300 लोग एक साथ जॉब से निकाल दिए जा रहे हैं, आप समझो। ठीक है, कंपनी है, कंपनी का रेपुटेशन है, और कंपनी अपनी हिस्ट्री में पहली बार, आईडीपी कंपनी ऐसी, वो अपनी पूरी हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि जब वो कंपनी ले ऑफ कर रही है, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। मतलब दैट आईडीपी इज द कंपनी हु इज द पायनियर ऑफ दैट फील्ड इन इंडिया। मतलब इंडिया में ओवरसीज एजुकेशन लाने वाली कंपनी ही आईडीपी है, वही कंपनी है, सबसे पहली कंपनी वही है, वो फर्स्ट कंपनी है भाई साहब। फर्स्ट हो गया, सेकंड होगी, बट दोज पीपल आर पायनियर्स, इतना पक्का है इंडिया में। वो लोग हिस्ट्री में पायनियर्स, मतलब सालों साल से चल रही है कंपनी, और पहली बार अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर रहे हैं। आप समझ रहे हो बात को? तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है भाई, इतनी बड़ी कंपनी है जो जिंदगी में कभी ले ऑफ नहीं करती है, वो ले ऑफ कर रही है, वो भी 2-2 मंथ का पूरा सैलरी दे के। मतलब उनको आगे आने वाले फ्यूचर में दिख रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर क्राइसिस चल रहा है, यूनिवर्सिटीज बच्चों को एडमिशन दे नहीं रहे हैं। एंड बेसिकली अगर आपको बोलूं तो दो यूनिवर्सिटीज की बात करें तो दोज पीपल आर प्रेफरिंग ओनली स्टूडेंट्स फ्रॉम सेंट्रल महाराष्ट्र और सदर्न महाराष्ट्र। नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी पहले वीजा रिजेक्ट करती है, ले ही नहीं रहे। बोले हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यहाँ के स्टूडेंट्स नको। मैंने बोला ये ऐसा क्यों भेदभाव कर रही है यूनिवर्सिटीज, ये तो गलत है। बोले नहीं, प्रॉब्लम है। बोलते पुणे, महाराष्ट्र, यूपी, एमपी, साउथ इंडिया, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, यहाँ के प्रेफरेंस से वीजा आ भी जाते हैं। मैं कोई ऐसा हेट स्पीच है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, जो सत्य परिस्थिति वो बता रहा हूँ सिर्फ मैं आपको। बोले तो प्रॉब्लम क्या है? मैं उनसे बात की, बोला यार बाबू ये तो यार ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं तुम्हारे यूनिवर्सिटी वाले, ये तो गलत है, ये ऐसे नॉर्थ इंडिया वाला नहीं लेंगे, साउथ इंडिया वाला लेंगे। बोले नहीं बाबू, प्रॉब्लम ये है कि नॉर्थ इंडिया वाला जो क्राउड जितना भी जाता है बाद में हाथ नहीं मिलता, हाथ नहीं आता। यहाँ से स्टूडेंट वीजा लेकर जाते तो है, वहां पर जाने के बाद ना कॉलेज का आता पता है ना हॉस्टल का आता पता है, क्योंकि इनका काम है कांस्टेंट बेसिस पर स्टूडेंट्स के साथ टच में रहना। हर महीने, 1 महीने में ये मतलब मेरी वाइफ के थ्रू जितने भी स्टूडेंट्स गए, महीने में एक बार हर स्टूडेंट को टच करना इसका काम है। कहाँ हो, कैसे हो, हॉस्टल कैसा चल रहा है, पार्ट टाइम जॉब कैसा चल रहा है, यूनिवर्सिटी कैसी चल रही है, अटेंडेंस का कोई इशू आ रहा है क्या, हॉस्टल का कोई इशू आ रहा है क्या, रहना खाना कोई इशू आ रहा है क्या। दीज पीपल आर कंटिन्यूसली इन टच विद देम। तो बोलते ये लोग चले गए तो गए ना, ये लोग नंबर चेंज कर देते, कॉलेजेस अटेंड नहीं करते, हॉस्टल छोड़ देते, कहाँ जाते भगवान जाने, इनको ही मालूम। स्टूडेंट वीजा रहता है 2 साल 3 साल का, 5-5 8-8 साल हो गए, आए नहीं, रिटर्न पता ही नहीं, मालूम ही नहीं किधर है। तो वहां पर एक तो पहले पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लोग यहां से वहां जाएंगे, दूसरा वो क्या कर रहे हैं मालूम नहीं, इन्वॉल्व इन क्रिमिनल एक्टिविटीज, ड्रग्स, ये सारी चीजें हो रही है, और पकड़े जा रहे हैं। तो पता चल रहा है इंडिया के इन पर्टिकुलर स्टेट्स में से ही नंबर ज्यादा है। ऐसे नहीं कि बाकी स्टेट वाले नहीं करते हैं,
बट रेशियो की बात करें तो अगर 10 लोग पकड़े जा रहे हैं तो 10 में से 7 लोग नॉर्थ के निकलते हैं, 3 लोग सेंट्रल या साउथ के निकल रहे हैं। तो स्पेसिफिकली वो स्टेट्स वाले उन्होंने बैन ही कर दिया। मतलब ये लोग होशियार क्या कर रहे हैं, दिल्ली में रहने वाला पुणे आता है, पुणे में रह के पुणे की कंपनी से अप्लाई कर रहे हैं। लोगों को समझ में नहीं आता, बोले इतने लोग बेवकूफ है, बोले उनको ये नहीं समझ आता जब परमानेंट एड्रेस देने की बात आती वो तो आपका स्टेट तो वहां पे दिखेगा ना, तो वीजा रिजेक्शन आएगा ही। वीजा रिजेक्शन आता है क्योंकि क्या हो जाता है, इसमें सब डिपॉजिट वगैरह पैसा भरना पड़ता है, 5-5, 10-10 लाख रुपया। ये रिजेक्शन वगैरह होने पे पैसा रिफंड आता है, बट रिफंड आने का समय 1-1 महीने का है, 2-2 महीने का समय है रिफंड आने के लिए। तो पैसा अटक गया, वीजा रिजेक्शन आ गया, तो ये लोग जाके कंपनी में राडा करते हैं, हमारा रिजेक्शन कैसे आया, क्यों आया, क्या। अरे यूनिवर्सिटी रिजेक्ट कर रही है, हम क्या करेंगे उसके लिए, हम थोड़ी जिम्मेदार है उसके लिए। यूनिवर्सिटी रिजेक्ट कर रही है, उन्होंने अपने पॉलिसीज रूल्स बनाए हुए हैं, तो दिक्कत ये है। तो ये एक रिजेक्शन का रीजन हो गया। दूसरा रीजन, अभी क्राइसिस चल रहा है, लोग नहीं चाहिए, लोग आने नहीं, तुम जिस देश के हो उसी देश में रहो। ओनली इन केस ऑफ एक्सेप्शनल स्टूडेंट है, कोई ऐसा कोर्स कर रहे हैं जिसमें डिमांड बहुत ज्यादा है, तो उनको वीजास मिल रहे हैं। वो बेचारी परेशान चल रही, पिछले 10 दिन से उसके 3 या 4 वीजा रिजेक्ट हो गए हैं, वो प्रेशर में चल रही मेरी बीवी घर पे, वो अलग प्रेशर में है। वीजा रिजेक्शन पे रिजेक्शन आ रहे, तो वीजा रिजेक्शन जब आती है तो उनका एम्प्लॉयमेंट चार्ट में, वो एम्प्लॉयमेंट जो परफॉर्मेंस ग्राफ में इफेक्ट आता है ना, फिर इंक्रीमेंट वगैरह की हो या प्रमोशन की बात हो तो दिक्कत है। ऊपर से गजब बात, पहले एक काउंसिलर को एक ही कंट्री दिया जा रहा था, अब एक काउंसिलर को 2-2 कंट्रीज हैंडल करने बोल दिए गए ले ऑफ होने के बाद से। एक काउंसिलर 2 कंट्री हैंडल, मतलब आप समझो, एक तो ले ऑफ किए जा रहे हैं और ऊपर से जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उनके ऊपर वर्क प्रेशर बढ़ रहा है, सैलरी उतनी ही सैलरी में आपको डबल काम करवाना पड़ रहा है। क्राइसिस की सिचुएशन है ना सर। 2025 लेट्स सी कितना सही होता है कितना गलत, आई डोंट नो, ये तो अपना सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है। आइए, तो दूसरा यहां पे हमने क्या कहा, बोथ डिसीजंस इन्वॉल्व कॉस्ट एसोसिएटेड, मतलब अगर आपको हायर करना है तब भी कॉस्ट लगने वाला है। ट्रक सुपरमेसी मतलब क्या, तो दोनों डिसीजन में हमको खर्चा लगने वाला। उन्होंने बोला ना, प्रोडक्शन इंक्रीज करने का खर्चा 150 रुपया, प्रोडक्शन कम करने का खर्चा 200 रुपया। कहां बोला, किसने बोला, अरे क्वेश्चन में बोला, मैंने नहीं बोला, ऐसे क्या कर रहा हूं। द फर्म एस्टिमेट्स दैट इट कॉस्ट 150 पर यूनिट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, ₹200 पर यूनिट टू डिक्रीज द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कम करने का खर्चा 200 रुपया, प्रोडक्शन बढ़ाने का खर्चा 150 रुपया। आई डन, लिखिए। Here we will meet the demand by equal production. Done? Done. कॉस्ट ऑफ प्लान 1, जो हमने अभी पहला प्लान प्रपोज किया, उसका खर्चा कितना आएगा सर। आइए, कितने क्वार्टर्स दिए हैं, 2 साल का है ना, 8 क्वार्टर्स। डिमांड 270 220 470 डन। कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, थोड़ी सी जगह ज्यादा रखता हूँ कैलकुलेशन करना है।
कॉस्ट ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्शन, कनाडा में पंजाब, हाँ जी, ट्रक सुपर मेसी, पता नहीं क्या है, पहली बार सुन रहा हूँ। डन है। देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो अब यहां पर प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना लगेगा ये नहीं बताया इन्होंने क्वेश्चन में कहीं पे। प्रोडक्शन का कॉस्ट बताया क्या इन्होंने? कॉस्ट क्या बताया? अगर प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो खर्चा कितना लगेगा, प्रोडक्शन कम करेंगे तो खर्चा कितना लगेगा। तो मेरे पास तो एग्जैक्ट जितना टोटल प्रोडक्शन का वो मालूम नहीं है मुझे, तो मैं यहां पर जो डिसीजन ले रहा हूं ना, ये इंक्रीमेंटल बेसिस पर ले रहा हूं मैं। आप समझ रहे हो क्या? इंक्रीमेंटल, मैं टोटल के बेसिस पे ले ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पास वो डेटा अवेलेबल है ही नहीं, बराबर। तो 270 ऐसे मान के चलता हूं कि इतना ही प्रोडक्शन लगता है, तो इसके आगे ही, इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। 270 पे प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन जो लग रहा है, इंक्रीमेंटल का नहीं मालूम। हम 270 यूनिट्स के हिसाब से हमने एम्प्लॉइज हायर कर लिए हैं। डन। अब अगले क्वार्टर में आपका डिमांड कितना है? 220, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा? डिमांड कम हुई है मतलब प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। कितने यूनिट से कम करना पड़ेगा? कितने यूनिट से कम करेगा? किती? 50 ना, 50 आणि 2 काहीतरी यहां पे। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ डिक्रीज इन प्रोडक्शन 50 यूनिट इनटू 50 यूनिट इनटू कितना प्रोडक्शन का खर्चा है? प्रोडक्शन गिराने का खर्चा कितना है? 200 रुपया। कितना आएगा? कितना रुपया लग रहा है? 10,000 रुपया लग रहा है। तो प्रोडक्शन कम करने का खर्चा 10,000। डन। अगले क्वार्टर में डिमांड कितनी है? 470। तो 220 से 470 पे जाना है आपको। तो कितने यूनिट्स बढ़ाने हैं? 250। बढ़ाने का खर्चा कितना है? तो कितना खर्चा लगेगा इस क्वार्टर में एडिशनल? 37,000। चार सौ 470 से 670 पे जाना है, बढ़ाना है कम करना है? कितने से? कितना खर्चा आएगा? 150। कितना टोटल खर्चा आएगा? 670 से 450 पे जाना है। करो कंप्लीट टेबल, टेबल कंप्लीट करो। जो स्टूडेंट एजुकेशन वीज़ा लेके अब्रॉड जाते हैं, जाके ट्रक चलाते हैं, मोस्ट ऑफ ये चीज़ें कनाडा में होती है। अच्छा, ये मुझे भी नहीं पता थी। डन है। चलो, प्रोडक्शन कम हो रहा है कितने से? 670 से 450 पे आ रहे हो। 220 इंटू 200 रुपया कितना लगेगा? 44,000। और कम करना है 1। और कम करना है
बढ़ाना है। $1,97,000। पहला प्लान अगर हम फॉलो करें प्योर स्ट्रैटेजी में, प्रोडक्शन वेरी तो खर्चा कितना आ रहा है? 1,97,000 रुपीज, बराबर। आगे बढ़ू, चलिए प्लान च्यू। प्लान 2, कैलकुलेट द एवरेज डिमांड। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, this will result in excess units in some period and shortage इन सम पीरियड। ठीक है सर, इसकी बात क्यों छेड़ी आपने यहाँ पे? क्वेश्चन में आपको याद है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट भी दिया हुआ है,
तो सर इसके पहले वाले प्लान में क्यों नहीं आया? क्योंकि वहां पे तो हमने जितना डिमांड था उतना ही प्रोडक्शन किया ना, तो स्टॉक रखने का तो कोई सवाल आता ही नहीं, बराबर है। यहां पे हमने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है, हम सर एक एवरेज डिमांड पता करते हैं कि ऑन एन एवरेज डिमांड कितनी है, पूरे पीरियड की एवरेज निकालना आता है हमको नॉर्मली। भाई सर क्या करेंगे, जितना डिमांड है उसका टोटल ले लेंगे, डिवाइडेड बाय 8 क्वार्टर्स है ना, तो डिवाइड बाय 8 करेंगे तो क्वार्टरली डिमांड आ जाएगी, एवरेज डिमांड। हम उतना ही प्रोडक्शन करेंगे। अगर हम उतना ही प्रोडक्शन करेंगे तो क्या होगा, देखिए कहीं कहीं पे अगर आप समझेंगे, इसमें कहीं कहीं पे अगर आप समझेंगे तो कहीं कहीं डिमांड 270 की है, तो कहीं कहीं डिमांड आपकी 670 तक भी जा रही है। आप समझ रहे हो क्या? तो अगर आप एवरेज निकालेंगे तो यहां पे एवरेज तो कहीं ना कहीं इनके बीच में आएगा ना। तो किसी पीरियड में ऐसा नहीं होगा कि जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो डिमांड कम होगी, एक्सेस इन्वेंट्री पड़ा होगा, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने प्रोडक्शन किया हुआ है, डिमांड ज्यादा है, शॉर्टफॉल भी हो सकता है। तो स्टॉक एक्सेस में भी हो सकता है, कभी कभी शॉर्टफॉल भी हो सकता है। जहां पर इन्वेंट्री एक्सेस में आपके पास इन्वेंट्री अवेलेबल हो जाएगी, जिस समय पे आपके पास स्टॉक बच जाएगा, मतलब मान लीजिए आपने प्रोडक्शन कर लिया है 500 यूनिट का और डिमांड है 300 यूनिट का, हैंग हो गया 300 यूनिट का, तो 200 यूनिट इन्वेंट्री में रखने पड़ेंगे। तो ये 200 इन्वेंट्री अगर आप इन्वेंट्री में रखेंगे तो इन्वेंट्री का कैरिंग कॉस्ट भी तो लगने वाला है एडिशनल एक और। समझे नहीं समझे? समझे नहीं समझे? यहां पे इंक्रीज इन प्रोडक्शन डिक्रीज इन प्रोडक्शन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने लिमिट सेट कर ली, ऑन एन एवरेज हम तो इतना ही प्रोडक्शन करेंगे सर, ना इससे ज्यादा करेंगे ना इससे, तो इंक्रीज इन प्रोडक्शन डिक्रीज इन प्रोडक्शन का तो सवाल आता ही नहीं। यहां तो कोई डाउट है? यहां तो कोई डाउट है? पक्का? चल, शॉर्टेज इन सम पीरियड एंड एक्सेस यूनिट्स इन सम पीरियड। In case of excess units, inventory will be carried as inventory for future use. Shortage in demand can be fulfilled using these, हाँ सर, फ्राइडे को तो मुश्किल हो जाएगी सर। सैटरडे नहीं हो पाएगा क्या? मैं एक बार मयूर सर से बात करूं क्या? मयूर सर का कितनी देर चलेगा मैराथन सैटरडे को? मयूर सर अभी आएंगे ना यहाँ पे? हाँ 10 मिनट में मैं उनसे बात करता हूँ, मेरा लेक्चर होते ही। डन डन डन। डन। चल कैलकुलेशन करें। सबसे पहले हम अब क्या पता करें? कॉस्ट ऑफ प्लान आई। हाँ जी, सबसे पहले हम पता करते हैं एवरेज डिमांड। बताइए टोटल डिमांड बताइए कितनी है? टोटल दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, 2920। कितना आता है एवरेज डिमांड?
चल क्वार्टर, यह आएगी आपकी एक्चुअल डिमांड, यह आएगी आपकी एवरेज डिमांड 270, 220, चल ठीक है। अगर हम अब देखना यहाँ पे दो सिनारियो खड़ा करेंगे यहाँ पर। पहले सिनारियो में अभी तक तो इन्वेंट्री की बात नहीं की है मैंने, ठीक है ना। अभी हमने शुरुआत में तो कोई इन्वेंट्री रखी है क्या? अभी तो कोई इन्वेंट्री रखी नहीं है शुरुआत में सर। अगर शुरुआत में बगैर इन्वेंट्री रखे अगर हम कंटिन्यू करें तो क्या होगा देखना। सबसे पहले मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री अगर पता करना है तो कैसे पता चलेगा? इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे? इन्वेंट्री मतलब क्लोजिंग स्टॉक ना। इन्वेंट्री मतलब क्लोजिंग स्टॉक ना। क्लोजिंग स्टॉक कैसे आता है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाया कभी बचपन में? हाँ, कैसे आता था? हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल। हेलो, ओपनिंग स्टॉक है क्या यहाँ पे पहले साल में? कुछ फर्स्ट क्वार्टर में ओपनिंग स्टॉक है क्या? अभी नहीं है, अभी नहीं है फिलहाल। तो प्रोडक्शन कितना हुआ? प्रोडक्शन कितना हुआ फर्स्ट क्वार्टर में? ये प्रोडक्शन जीरो कैसा रे? अभी हमने तय किया ना एवरेज डिमांड निकालेंगे उतना प्रोड्यूस करेंगे। तो प्रोडक्शन कितना कर रहे हो? 365 का। डिमांड कितना है? 270 का, मतलब वो सेल हो। डिमांड मतलब ही सेल। तो 365 माइनस 270 इन्वेंट्री बचेगी। इन्वेंट्री कितनी बच रही है? 95 की इन्वेंट्री बच गई पहले क्वार्टर में। अब जब आप दूसरे क्वार्टर में आएंगे तो आपके पास ऑलरेडी ओपनिंग इन्वेंट्री है प्लस 365 नया प्रोडक्शन किया आपने। इस यहां पर सेल कितना है? 220। इन्वेंट्री कितना होगा? 240 बराबर। डन। 240 प्लस 365 माइनस 470 130। 135 का इन्वेंट्री पिछला वाला है, नया 365 प्रोड्यूस किया है, 670 की डिमांड है। क्लोजिंग स्टॉक नेगेटिव जा रहा है 170, ये नेगेटिव है सर, ठीक है। तो यहां पे ओपनिंग स्टॉक मेरा 170 नेगेटिव होगा, बराबर ना। ओपनिंग स्टॉक नेगेटिव, क्लोजिंग स्टॉक नेगेटिव है तो ओपनिंग भी नेगेटिव होगा ना। तो मुझे तो सबसे पहले जब प्रोडक्शन होगा तो पहले ये फुलफिल करना पड़ेगा। तो ये कितना होगा? 365 का प्रोडक्शन करूंगा
डिमांड कितनी है 450। अब इन्वेंट्री कितना बच गया मेरे पास नेगेटिव, ओह यहां पे तो नेगेटिव इन्वेंट्री बढ़ता जा रहा है, कोई नहीं, प्लस 365 माइनस 270, यहां पर 160, यह आ गया आपका नेगेटिव 160 प्लस प्रोडक्शन 365 माइनस 200, कितना 5 पॉजिटिव है सर, बराबर। एंड लास्ट में 5 प्लस 365 माइनस 370, 0 ही आना चाहिए, क्योंकि हमने तो एवरेज लिया ना। जो टोटल प्रोडक्शन था 8 पीरियड का, उसको 8 पीरियड पे ही तो बाइफरकेट करके हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। जितना डिमांड है हम उतना ही प्रोडक्शन कर रहे हैं। आप समझ रहे का? आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हम उतने ही यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो बट ऑब्वियस इन्वेंट्री आपके पास 0 ही रहनी चाहिए ना। जितना डिमांड है उतना ही प्रोडक्शन कर रहा हूं, तो इन्वेंट्री तो 0 ही रहेगा। बस मैंने क्या किया, प्रोडक्शन का पैटर्न चेंज किया है। पहले वाले में प्रोडक्शन का, हम पहले में भी इतना ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, बस पहले प्रोडक्शन पैटर्न क्या था, डिमांड ज्यादा प्रोडक्शन ज्यादा, डिमांड कम प्रोडक्शन कम, बराबर है। यहां पर गड़बड़ क्या होगी, यहां पे हमने क्या कर दिया, एवरेज बना दिया। हमने बोला प्रोडक्शन हमारा फिक्स रहेगा, हम प्रोडक्शन चेंज नहीं करेंगे, हम उतना ही प्रोडक्शन रखेंगे। शॉर्टेज होगा तो ओपनिंग स्टॉक से फुलफिल करेंगे, एक्सेस होगा तो इन्वेंट्री फ्यूचर में कैरी करेंगे, ओके। बट ऐसी सिचुएशन में दिक्कत क्या आ रही है सर, इन्वेंट्री नेगेटिव जा रहा है। तो इन्वेंट्री नेगेटिव जा रहा है तो ये तो मैनेज नहीं कर सकते ना। नेगेटिव इन्वेंट्री कभी हो सकती है क्या, नेगेटिव इन्वेंट्री हो सकती है क्या, नहीं हो सकती सर। अच्छा, तो हाईएस्ट नेगेटिव इन्वेंट्री कितनी है, हाईएस्ट नेगेटिव इन्वेंट्री कितनी है, 255 इज द हाईएस्ट नेगेटिव इन्वेंट्री। मतलब इन शॉर्ट में क्या बोल रहा हूं, मैक्सिमम शॉर्टेज कितना आ सकता है आपको, बात समझ रहे हो मेरी, मैं क्या बोल रहा हूं। मैक्सिमम शॉर्टेज हमें 255 यूनिट्स का आ सकता है सर, 255 यूनिट्स का मैक्सिमम शॉर्टेज आ सकता है आपको। तो आप एक काम करो, डे 1 से 255 का इन्वेंट्री कैरी करो। समझे नहीं समझे, 255 क्वेश्चन में उन्होंने बोल दिया 255 का इन्वेंट्री कैरी करेंगे। क्यों कैरी करेंगे, क्या कैरी करेंगे, सोल्यूशन में कहीं इतना डिटेल में नहीं बताया, अभी न्यू मॉड्यूल में शायद आया रहेगा, पहले वाले मॉड्यूल में तो था भी नहीं। 255 का इन्वेंट्री क्यों कैरी कर रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है आने वाले समय में कहीं ना कहीं एक जगह एक समय ऐसा आने वाला है जहां पर मुझे 255 यूनिट्स की शॉर्टेज आने वाली है, विच इज द हाईएस्ट शॉर्टेज। अगर 255 यूनिट का इन्वेंट्री अगर मैं कैरी करूं तो 170 भी मैनेजेबल है, 160 भी मैनेजेबल है। समझ में आ रहा है, हाय या ना, हाय या ना। तो अब मैं रिवाइज्ड इन्वेंट्री कैलकुलेट करूंगा। रिवाइज्ड इन्वेंट्री, रिवाइज्ड इन्वेंट्री आफ्टर having opening stock of 255 यूनिट्स। 255 यूनिट्स का अगर मैं ओपनिंग स्टॉक रख के चलूं तो मेरी इन्वेंट्री कितनी होगी, इन्वेंट्री ना सर, यहां पे 255 ओपनिंग, स्टार्टिंग से ओपनिंग रखना बोला ना, 255 ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन कितना करने वाले हो, डिमांड कितनी है, स्टॉक बोलो अभी 350, तो अब आपका ओपनिंग कितना हुआ 350 प्लस 365 माइनस 240, बताओ कितना आ रहा है, हैं जी 495। हाँ जी 495 अब आपका ओपनिंग है, प्लस आपने 365 का प्रोडक्शन किया, और 400
कंप्लीट करो टेबल। फोर किधर, इधर क्या 475 आ रहा है? एक दफा नीट कैलकुलेट कर, एक दफा चेक कर किधर 220 है। अच्छा, आता 495 है। ओके, बोलो कितना कितना आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर कितना आ रहा है इन्वेंट्री 390, यहाँ पे 85, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 255 से शुरू किया है तो 255 पे खत्म होगा ना, बरोबर ना। जीरो से शुरू किया तो जीरो पे आया था, तो यहाँ पे भी 255 से शुरू करेंगे ओपनिंग स्टॉक से, तो क्लोजिंग स्टॉक भी उतना ही रहना चाहिए क्योंकि आप अगेन प्रोडक्शन उतना ही कर रहे हो जितना डिमांड है, बराबर ना। डन सर। तो टोटल इन्वेंट्री कितनी आप मेंटेन कर रहे हो? वन 19। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कितनी है? कितना रुपीस? 50 रुपए ना। पचास, तो कितना खर्चा आ रहा है? 96,000। ठीक है, प्लान वन से तो बेटर है, प्लान वन से तो बेटर है ना। डन। यहां पे एक पॉइंट लिख लो, सिंस वी
have maximum shortage of 255 units. Since we have maximum shortage of 255 units, we decide to maintain inventory of 255 units. At the beginning. Plan 3. A. Production of minimum demand and subcontracting the demand of excess units. Subcontracting has a cost associated with हाँ जी काय राहिलं हे राहिलं ओके जितनी भी डिमांड है आपकी हुआ नहीं के लिख के उसमें मिनिमम डिमांड कितनी है जब इन्वेंट्री 03 सेकेंडरी केस में तो उसके बाद जितनी डिमांड है उतना ही प्रोडक्ट क्यों नहीं बढ़ा बाद में इन्वेंट्री कॉस्ट कम होगा ओमकार सेकेंड स्टेज में अगर हमारे पास इन्वेंट्री और अगर हम प्रोडक्शन कम करें तो वहाँ पे इन्वेंट्री का तो कॉस्ट लग ही रहा था पिछले क्वार्टर में और इस क्वार्टर में हमें वापस प्रोडक्शन कम करने का एडिशनल खर्चा लगेगा ना बेटे जो प्लान 1 में देख के आए थे उसी को तो अवॉइड करने के लिए ये तरीका निकाल रहे हैं अपन इंक्रीज एंड डिक्रीज इन प्रोडक्शन चलिए लोएस्ट डिमांड कितनी है तो मैं सिर्फ 200 यूनिट प्रोड्यूस करूंगा भाई नो रिस्क टेकिंग 200 यूनिट ही प्रोड्यूस करेंगे और जितना भी एक्सेस डिमांड मिलता है आउटसोर्स करेंगे डिमांड 270
220, कॉस्ट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टिंग 100 ही है ना। चलो कॉस्ट बताइए, 100 रुपये है ना, 7,000, 2,000, 2,700, 4,700, 2,500, 25,000, 23,000 रहेगा, 7,000 फिर नहीं आएगा, 17,000। कितना आ रहा है टोटल कॉस्ट? $1,32,000। डन। एक और तरीका है हमारे पास, बैठ के तालियां बजाओ, सभी से आउटसोर्स कर दो। कितना डिमांड है? 2,920 यूनिट का इंटू 100, 2,92,000 का टोटल खर्चा। दो 2,920 की डिमांड नहीं परवड़ता सर, ये तो बहुत महंगा पड़ेगा। कौन से प्लान में आपको सबसे कम खर्चा नजर आ रहा है? सेकेंड, बराबर। प्लान 2, maintaining the inventory of 255 units results in lowest additional cost, results in lowest additional cost, results in lowest additional cost, and hence it is the best preferred strategy। सिंपल है, रिवाइज कर लेना इसको। एग्जाम में आने के चांसेस ये वाले क्वेश्चन के कम है, थोड़े से कम है, नहीं आएंगे अभी तक तो, एक बार भी नहीं आया है, एक भी बार नहीं आया है क्वेश्चन। तो पढ़ाते क्यों हो फिर? सिलेबस में है ना बेटे, फीस तो पूरी ले रहा हूँ, कल को आ जाएंगे वाले सर वो आपने बोला था इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपने पढ़ा ही नहीं, तो उतना फीस वापस रिफंड कर दो। बराबर, चांसेस है बाई चांस अगर आ भी जाए तो 14 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है आगे, अगर बाई चांस है तो ईजी आसान है, थोड़ा सा दिमाग सिर्फ जगह पर रख के सॉल्व करना है हमें, और कुछ भी नहीं। चल आइए नए पेज पे आइए, गर्मा गर्म फ्रेश। क्या हुआ? बस हो गया? थक गए? थक गए नहीं ना, अभी तो शुरुआत हुई है सर, मजाक करो। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी क्या लगता है?
इकोनॉमिक बैच, सर हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सुना था। तो वहां पे हम मटेरियल ऑर्डर करने की बात कर रहे थे ना, यहां पर हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहां पर इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी मतलब कि एक बैच में कितनी क्वांटिटीज हमने प्रोडक्शन करनी चाहिए, बराबर। अगेन अगर आपको याद होगा तो जब हम ईओक्यू कैलकुलेट करते थे, ईओक्यू, तो ईओक्यू कैलकुलेट करते समय वी यूज टू कंसीडर टू कॉस्ट्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, बराबर। अब सर आदित्य, जब इन्वेंट्री नेगेटिव गई, बेटे वो प्लान है ना अलग अलग, आप दो प्लान को मिक्स कर रहे हो। इन्वेंट्री मेंटेन करना एक अलग प्लान है और सब कॉन्ट्रैक्टिंग करना एक अलग प्लान है। तो प्योर स्ट्रैटेजीज चल रही है, नो मिक्सचर। नाम ही हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा, प्योर स्ट्रैटेजीज। प्योरली या तो आप प्रोडक्शन ऊपर नीचे करो, प्योरली या तो आप इन्वेंट्री मेंटेन करो, प्योरली या तो आप सब कॉन्ट्रैक्ट करो। तो आप बोलेंगे कि सर जहां पे इन्वेंट्री नेगेटिव जा रही है वहां पे सब कॉन्ट्रैक्ट करो, ये प्योर स्ट्रैटेजी नहीं हुई ना बेटे, आप समझ रहे हो क्या? चलिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। तो सर होता ये था यहां पर कि जब हम ऑर्डर प्लेस करते थे, ऑर्डर प्लेस करते समय हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट लगता था, बराबर। तो इसका मतलब जितने नंबर ऑफ टाइम्स ऑर्डर ज्यादा होंगे उतना ज्यादा ऑर्डरिंग कॉस्ट होगा। सर नंबर ऑफ ऑर्डर ज्यादा क्यों होंगे? आपकी रिक्वायरमेंट मान लीजिए 12,000 यूनिट्स की है। कितने यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है? एनुअल रिक्वायरमेंट 12,000 यूनिट्स की। तो ये आप 12 बार ऑर्डर देके गुड्स मंगवा सकते हो। यू कैन ऑर्डर दी गुड्स फॉर हाउ मेनी टाइम्स? बाय 12 ऑर्डर्स। हर महीने में एक एक ऑर्डर देंगे सर, तो हर महीने में एक एक ऑर्डर देंगे, तो जो भी आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट रहेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट इंटू 12 होगा। बोलो हाँ या ना? बट आपका कैरिंग कॉस्ट यहां पर सबसे लोएस्ट होगा, क्योंकि आप ज्यादा क्वांटिटी कैरी कर ही नहीं रहे हो इन्वेंट्री, आप बार बार ऑर्डर देने पे यकीन रखते हो, बराबर। दूसरी तरफ अगर आप बोल दो कि सर हम एक ही ऑर्डर दे देंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट एक ही बार लगेगी, बट पूरे साल भर के लिए आपको ज्यादा इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ेगी, तो वहां पर आपका कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा। बोलो हाँ या ना? यही सब पढ़ के आए थे ना, सिर्फ मैं रिवाइज कर रहा हूं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, सिर्फ याद दिला रहा हूं मैं आपको चीजें। तो हम क्या करते थे, हमें क्या चाहिए सर, ये दो एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच का एक ऑप्टिमम सेंटर पॉइंट चाहिए सर, बराबर ना। वो आपने ऐसा कोई डायग्राम बनाया होगा जैसे डिमांड एंड सप्लाई कर्व का था, याद है क्या? जहां पर आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट सेम पड़ता है, that becomes the optimum point graphical representation में, that becomes your EOQ। अब ये ग्राफिकली निकालना पॉसिबल नहीं था हमारे लिए, ग्राफ के साथ खेलते बैठ नहीं सकते थे, तो इसके लिए EOQ का एक फॉर्मूला दिया गया था। तो EOQ का फॉर्मूला किसी को याद है? अंडर रूट 2 इंटू एनुअल डिमांड, ऑर्डरिंग कॉस्ट, सीसी पप्पा, बराबर ना, पर यूनिट पर एनम रे पप्पा मतलब। तो इन शॉर्ट ये था क्या था, ऑर्डरिंग कॉस्ट था 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट अपॉन कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, उसका रूट। ये हम फॉर्मूला से EOQ पता करते थे, बराबर। बस अब कुछ नहीं करूंगा मैं, यहां पर हम ऑर्डर की बात कर रहे थे, बट अब हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन की जब हम बात करेंगे तो EOQ हो जाएगा आपका EBQ, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। कैरिंग कॉस्ट तो कैरिंग कॉस्ट ही रहेगा सर, उसमें कोई चेंज, बस ऑर्डरिंग कॉस्ट की जगह आ जाएगा आपका सेटअप कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट? सेटअप कॉस्ट। ये सेटअप कॉस्ट क्या होता है समझो।
सेटअप कॉस्ट समझ लो, फिर रोक देंगे अपन यहाँ पे। इसके ऊपर के सम्स और इसकी थ्योरी अपन कल देख लेंगे। सेटअप कॉस्ट क्या है सर? सर जब भी प्रोडक्शन के लिए जा रहा है तो कुछ कुछ गुड्स के प्रोडक्शन कैसे होते हैं, कंटिन्यूस बेसिस पे प्रोडक्शन चलता है चलता है चलता है चलता है चलता रहता है सर, कंटिन्यूस बेसिस पे, इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ टाइम में चल रहा है सर। एक मशीन है, उसका काम है सिर्फ इसको पेंट करना, दूसरा बॉटल आएगा पेंट करेगा बाहर निकलेगा, दूसरा बॉटल आएगा पेंट करेगा बाहर निकलेगा, पेंट किया बाहर निकला, पेंट किया बाहर निकले, ये तो कोई नॉर्मल चल रहा है सर। बट एक पूरे सेटअप की अगर हम बात करें तो जब ये बॉटल के प्रोडक्शन की बात आती है तो एक समय पर ऐसे इनफाइनाइट प्रोडक्शन चलता जा रहा है, ऐसे नहीं है, ये बैचेस में प्रोडक्शन होते हैं। और बेसिकली एवरीवन प्रेफर इन प्रोडक्शन इन बैचेस। कभी कभी क्या हो जाता है, कोई कोई पीस डिफेक्टिव या फॉल्टी निकल जाता है, तो इसके ऊपर कोई बारकोड वगैरह, बारकोड नंबर या प्रोडक्शन कोड होता है जिससे हमें पता चलता है कि ये कौन से बैच का है। अगर ये इसके बैच का हमें पता चल गया ना, तो इसके बैच की मदद से हम क्या कर सकते हैं, उस बैच की सारी यूनिट ढूंढ के निकाल सकते हैं जो सारी डिफेक्टिव निकलेगी। समझे नहीं समझे? क्योंकि क्या होता है, जब एक बैच बनेगा तो हर बैच के पहले एक सेटअप कॉस्ट लगता है, यानी कि सेटअप लगेगा। सेटअप लगेगा यानी कि रॉ मटेरियल को आपको रेडी करना पड़ेगा। रॉ मटेरियल रेडी करना है कि जो मशीन में जाने लायक रेडी होना चाहिए। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप पोटैटो चिप्स की अगर हम बात करेंगे तो पोटैटो चिप्स जो बनते हैं भाई, डायरेक्ट खेतों से आलू डायरेक्ट मशीन में डाल दी जाती है क्या? खेतों से पहले आलू आएगा, आलूओं को क्या किया जाता है, पहले साइज के हिसाब से सेपरेशन किया जाता है। सेपरेशन करने के बाद उनकी क्लीनिंग की जाती है। क्लीनिंग करने के बाद उस हिसाब से उनकी उस स्लाइस में कटिंग की जाती है। उस स्लाइस में कटिंग होने के बाद फिर बाद में अभी बहुत सारे प्रोसेस होंगे, वो कटिंग करने के बाद फिर वो ड्राई होने के लिए जाएंगे, फिर वो फ्राई होने के लिए जाएंगे, फिर सॉल्टेड, वो वैसे ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस है सर। तो एक पूरा बैच बनने से पहले उनको सारे आलू रेडी करके साइजेस में अलग अलग सेग्रीगेट करके क्लीनिंग करके रेडी करना पड़ेगा। तो ये पूरा जो है एक बैच का प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले एक पूरा सेटअप रेडी करना पड़ता है, एंड दैट सेटअप इज द सेटअप कॉस्ट। समझ में आ रहा है? तो वहां पे काम करने वाला स्टाफ, वहां पे लगने वाली इक्विपमेंट्स, ये सारी चीजों का खर्चा लगता है सर, बराबर है? तो ये सारी चीजों का खर्चा लगेगा, तो यहां पर सेटअप कॉस्ट लगेगा सर। जैसे ऑर्डरिंग कॉस्ट लगता है वैसे यहां पे वन टाइम सेटअप कॉस्ट लगता है। तो आप जितने नंबर ऑफ बैचेस का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे सेटअप कॉस्ट उतना। तो अगर आप बैच की क्वांटिटी बढ़ा दो तो कम बैच प्रोडक्शन होगा। एक बैच बड़ा बनाएंगे अगर हम, तो जैसे हमारा एग्जांपल में 12,000 यूनिट है सर, अगर 12,000 यूनिट्स के मैं अगर 12 बैच बनाऊं तो यानी कि 1000 यूनिट का एक बैच, 1000 यूनिट का एक बैच प्रोडक्शन में जाएगा तो उसका एक सेटअप, दूसरा बैच जाएगा उसका एक सेटअप, तीसरा बैच जाएगा उसका एक सेटअप, मतलब 12 बार सेटअप करना पड़ेगा सर। द सेटअप विल बी रिक्वायर्ड फॉर 12 टाइम्स, 12 बार सेटअप करना पड़ेगा, बराबर है सर? तो बड़ा वाला कर देते ना 6000 का, तो हमें सिर्फ 2 बार सेटअप कॉस्ट लगेगा। बट फिर 6000 का एक साथ इतना सारा प्रोडक्शन करके आप रखने वाले हो तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा, बराबर है ना? तो बस यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंसीडर करते हुए हम आएंगे, और यहाँ पे ई के एक ओ के जगह मैं कर दूंगा दैट्स इट, 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू सेटअप कॉस्ट अपॉन कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। खेल खत्म, दुकान बंद, डन। तो ईबीक्यू इसकी थोड़ी थियरी, एक क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन देखेंगे और बाकी के सम्स हम देखेंगे कल के लेक्चर में। यस, so we'll stop the lecture over here. We'll be meeting tomorrow same time same place. Thank you, take care, bye bye, enjoy. प्लान फर्स्ट में तो हमने प्रोडक्ट का कॉस्ट लिया और प्लान सेकंड में कैरिंग कॉस्ट लिया, तो हमने कंपैरिजन कैसे किया? आदित्य बिद्रे, हम पहले वाला भी जो मैंने प्लान बताया था ना, पहले वाले प्लान में भी हमने सिर्फ एडिशनल कॉस्ट कंसीडर की है कि मतलब वो प्लान प्रोडक्शन कम या ज्यादा करने का खर्चा ले रहे हैं हम टोटल प्रोडक्शन का खर्चा कहीं पर भी कंसीडर कर ही नहीं रहे हैं। वहां पे अगर आप समझेंगे प्रोडक्शन बढ़ाना या प्रोडक्शन कम करना, यानी कि वो आपके स्टाफ का खर्चा है, टोटल प्रोडक्शन का कॉस्ट तो मैं कंसीडर कर ही नहीं रहा हूं। दूसरे वाले में मुझे इन्वेंट्री कैरी करनी है तो वहां पे मैं इन्वेंट्री कॉस्ट कंसीडर कर रहा हूं, और तीसरे वाले में मैं सिर्फ आउटसोर्सिंग का कॉस्ट कंसीडर कर रहा हूं। ये प्योर स्ट्रेटेजीज है। टोटल प्रोडक्शन के बेसिस पे मैं इंफॉर्मेशन ही नहीं दी है, तो टोटल प्रोडक्शन के बेसिस पर मैं डिसीजन लूंगा ही कैसे ना? समझ में आई बात? चलिए डन, कल मिलेंगे सेम टाइम।